नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में आज कवर करेंगे अलंकार, वर्णमाला और समास का। फर्स्ट में आज अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार को चित्र के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि ताकि जीवन में आप कभी भी भूलेंगे नहीं। फर्स्ट में यहाँ पे एक महिला के द्वारा आभूषण पहना गया है, यह आभूषण ही अलंकार कहलाता है। लेकिन कवियों के द्वारा जिस कविता में तत्वों का प्रयोग किया जाता है तो कविता के उस तत्व को अलंकार कहा गया है, क्योंकि यदि कविता में अलंकार नहीं रहेगा तो वह कविता जो है रोचक, मर्म और रसपूर्ण नहीं बन सकता है। महिलाओं के लिए अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इनकी सुंदरता, महिलाओं की सुंदरता चार चांद लगा देती है। कौन? अलंकार। ठीक उसी प्रकार कविता की सुंदरता और चार चांद लगाने में तत्वों का बहुत बड़ा योगदान होती है। इन सभी तत्वों के बारे में विस्तार से समझेंगे और अलंकार को यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अलंकार की उत्पत्ति को देखेंगे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और किन किन कवियों के द्वारा अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। आधुनिक युग के अलंकारों के कवियों को देखेंगे। इस तरह से पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और दुनिया की कोई भी परीक्षा में आपको 100% यहाँ से आने की संभावना है। लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कवर करेंगे। अलंकार अनेक प्रकार के हो सकता है, चाहे सोना का हो सकता है, हीरा का हो सकता है, या लोहे का, चांदी का, तांबे का। सभी चीज़ों जो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है वे अलंकार ही कहलाते हैं। जितने भी व्याकरण के वैज्ञानिक हैं वे अलंकार को काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को नाम दिया गया है। अलंकार की उत्पत्ति को समझेंगे। अलंकार शब्द की उत्पत्ति आलंकारिता से आया है। कहाँ से आया है? तो आलंकारिता से निकला है। संस्कृत के पश्चात कवि की देन है, जैसे रुद्रक, भामन, दांडी। इनको आचार्य की उपाधि दिया गया है। किस चीज़ का? आचार्य का। बात में करता आचार्य का इसलिए क्योंकि पश्चात काव्य शास्त्री जितने भी कवि थे उनको आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम जोड़ कार। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका अर्थ होता है आभूषण, सजावट, अर्थात अलंकृत या शोभा बढ़ाने वाली गहना। मनुष्य की गुण उसकी शोभा बढ़ाती है। मनुष्य के सबसे अच्छा आभूषण वह गुण होता है। आप कितना ही सुंदर हैं लेकिन आपके अंदर में गुण नहीं है तो बेकार है। ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता की रचना करते समय, दूसरा परिभाषा समझ लीजिए कि कवि जो है अपनी कविता की रचना करते समय जिन तत्वों का प्रयोग करता है, क्या करता है? जिन तत्वों का। देखिए कवि जो है बहुत सारे तत्वों का प्रयोग करता है और तभी तो वह अपनी कविता में सुंदरता, रोचक, मर्म, आनंद, हर्ष, उल्लास इत्यादि चीज़ों को भर देता है। गागर में सागर भरने का प्रयास करता है। तो ये सब किसके माध्यम से सरल होती है? वह अलंकार के माध्यम से होता है। अलंकार कोई भी तत्व हो सकता है तो रसपूर्ण बना देता है, उसे अलंकार कहा जाता है। यदि आप ऐसे नहीं समझें तो थोड़ा सा और एक परिभाषा में दे रहा हूं, इसके माध्यम से भी समझ लीजिए। जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है, किसके? काव्यों मतलब कविताओं की, उन्हें अलंकार कहते हैं। जिसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं, विचारों, रचनात्मकता को प्रकट करता है और साहित्य की काव्य की श्रेष्ठता प्रदान करता है। अर्थात अपनी कविता में जब तक मनुष्य कवि जो है वह भावनाओं को, विचारों को, रचनात्मक मतलब जो भी वह परिदृश्य देखता है उसे कॉपी और कलम के माध्यम से कविता में भरने का कोशिश करता है, तभी तो वह कविता जो है वह सर्वश्रेष्ठ कविता या सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाने के योग्य बनता है। अन्यथा नहीं। तभी तो वह सुंदर कविता बन जाती है। जैसे हवाऊं हवा में बसंती हवाऊं, सुनो बात मेरी अनोखी हवाऊं। यह कविता कितना मर्म है। कवि यहाँ पे हवा का रूप ले लेता है और कवि कहता है कि मैं मतलब हवा। कवि का देखिए कितना बड़ा कल्पना शक्ति है कि कहाँ से कहाँ ले जाती है आपको, उस कल्पना के सपनों में आपको झुमा देती है कवि। तो इसी प्रकार यहाँ पे तत्वों का प्रयोग कविता में होती है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभकारम धर्मिम अलंकारम पश्यते।
अर्थात हम कह सकते हैं अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। यह आचार्य दंडी के द्वारा बिहार स्टेट का यदि आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो अलंकार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आभूषण का गुण धर्म होता है शरीर की शोभा बढ़ाना। दांडी ने इसी भूमिका की ओर संकेत किया। शब्द और अर्थ काव्य शरीर के अंग हैं, इसकी सौंदर्य की वृद्धि करना अलंकार का प्रमुख धर्म होता है। नोट, अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में किया जाता था। सबसे पहले न्याय शास्त्र में निकला था। ठीक है, आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार की परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों को उन्होंने बताया था। पहला उपमा अलंकार को बताए थे, फिर सेकंड है रूपक, थर्ड है अमंग और 4 है दीपक अलंकार के बारे में बताए थे। रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत आचार्य का अनुसरण किया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम खड़ी बोली का विकास नहीं हुआ था, उस समय उर्दू था और उससे भी पहले संस्कृत था, तो उसी का यहाँ पे अनुसरण रीतिकाल के आचार्यों ने किया है। करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की और एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। सूत्रपात का अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। जैसे केशवदास महाराज, ठीक है, जसवंत सिंह, भिखारी दास, भूषण, मतीराम, पद्माकर, दुल्हा, A.R. सोमनाथ, ये सभी कवियों ने रीतिकालीन आचार्यों को, ठीक है, ये सब रीतिकाल आचार्य हैं, पर इससे पहले पूर्ववर्ती आचार्य संस्कृत के उनके आचार्यों का अनुसरण किए, लक्षण ग्रंथों का, परंपराओं का यहाँ पे इन्होंने अपने कविता में भरे हैं, लिखे हैं, माध्यम बनाए। आधुनिक युग में, जैसे आधुनिक युग के कवि जो हैं कन्हैया लाल पोदार, जगन्नाथ प्रसाद, भानुलाल और भवानी दीन, रमाशंकर शुक्ल, ठीक है, रामदीन मिश्र, आचार्य विश्वनाथ इत्यादि ने ये भी रीतिकाल संस्कृत आचार्यों का अनुसरण किया। आधुनिक कवि हैं, तो ये किनका अनुसरण किया? संस्कृत आचार्यों का, लक्षण ग्रंथों का। अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो वामन ने किया था। अलंकार का वर्गीकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि वर्गीकरण नहीं होगा तो विद्यार्थियों का, कवियों को, ठीक है, अलंकार के बारे में मिक्स हो जाएगा खिचड़ी जैसा, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, रोचक नहीं। प्रयास किया, अलंकार के भेद को समझेंगे। सबसे अलंकार को भेद को समझेंगे। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, फिर इसके आगे जाकर के इनका बाल बच्चे भी होते हैं, जैसे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार जिस शब्द के माध्यम से जिस काव्य में, ठीक है, परिवर्तन या चमत्कार या सौंदर्य बढ़ जाता है, तीनों एक ही नाम है, ठीक है, कविता में, ठीक है, शब्द के माध्यम से क्या क्या पूछ रहा है? चमत्कार भी हो सकता है, सौंदर्य बढ़ जाता है। वैसे कविता को उसमें अनुप्रास अलंकार छिपा हुआ रहेगा, जैसे अनुप्रास हो गया, अमक हो गया, सलेस हो गया, पुनरुक्ति। इसका कहना है कि शब्द के माध्यम से, ठीक है, सौंदर्य बढ़ाते हैं ये चारों। कौन कौन? पुनरुक्ति, अमक, सलेस और ये सब कवि, ठीक है, अलंकार। नोट, शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक ध्वनि के अर्थों में, ध्वनि के आधार पर शब्द की दृष्टि से। यहाँ पे देखेंगे शब्द अलंकार के कुल 7 भेद बताया गया। कितना? शब्द अलंकार के 7 भेद बताया गया है। सेकेंड है अर्थ अलंकार, जहाँ पे अर्थ के आधार पर जिस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या सुंदरता बढ़ जाता है, उसके गुण में, उस कविता के गुण बढ़ जाता हो, ठीक, अर्थ के आधार पर ही। जैसे हम कह रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मित हो सुजान, यह तो कोई कविता है, उसके अर्थ से उसकी कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, न कि शब्द से। तो वहाँ पे अर्थालंकार छिपा हुआ रहेगा। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अनुयोक्ति, ये सब का काम है अर्थ के माध्यम से कविता को सुंदर बढ़ाना। उभय अलंकार, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो। किस पर? शब्द और अर्थ दोनों पर। कहाँ पर? दोनों पर, अर्थ पर आश्रित हो, मिला जुला रहकर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता, वहाँ पे उभय अलंकार कहते हैं। जैसे ऐसा, ठीक है, शब्द अलंकार 2 गुण होता है, जैसे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का गुण मिला हुआ पाया जाता है, वहाँ पे उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक संशिष्टि अलंकार होता है और एक संकर अलंकार। ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। जैसे संशिष्टि अलंकार में तिल, तुंडल, न्याय से परंपरा निरपेक्ष अनेक अलंकारों की स्थिति संशिष्टि अलंकार कहलाता है।
जिस प्रकार तीन सुंदर मिलकर के पृथक दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार संश्लिष्टि अलंकार में कई प्रकार के अलंकार मिले जुले रहते हैं, परंतु इनकी पहचान में किसी प्रकार की कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये तिल तुंडल न्याय से परंपरा निरपेक्ष अनेक अलंकारों की स्थिति जहां पे होती है वहां पे संश्लिष्टि अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार तीन सुंदर मिलकर के पृथक दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार संश्लिष्टि अलंकार में कई प्रकार के अलंकार मिले रहते हैं। पूछ रहा है कि कई प्रकार के, यहाँ ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कई प्रकार के अलंकार मिले रहते हैं परंतु इसकी पहचान किसी प्रकार की कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती। संश्लिष्टि के अंदर शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और कई शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एक साथ भी रह सकते हैं। इसकी पहचान ये है, जैसे भुक्ति भावनी शोभ सुहावना, सुरपति सदुन न परत पावा, मणि माया रचित चारों चोबरे, जानो रथपति निज हाथ सवारे। देखिए यहाँ पे कभी लगता है तो यहाँ पे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, हर प्रकार के अलंकार छिपे हुए। शंकर अलंकार, जहाँ पे निर्झर न्याय से परंपरा मिश्रित अलंकार शंकर अलंकार कहते हैं। जैसे माँ कह सकती है कि काव्य में शोभकारम धर्म अलंकार है। कई अलंकार इस प्रकार होते हैं, सठ सुधरी संगति पाई, पारस परस खुदा तो सुहाई। तो देखिए ये हो गया शंकर अलंकार का भेद। शब्द अलंकार हमने क्या बताया था, इससे पहले अर्थ अलंकार बताया, अब शब्द अलंकार की ओर चलते हैं। शब्द अलंकार के 6 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। पहला अनुप्रास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड है अमक अलंकार, थर्ड है सलेश अलंकार, 4 है वक्रुति अलंकार और 5 है विप्सा अलंकार और एक लास्ट है पुनरुक्ति अलंकार। तो ध्यान रखेंगे, समास हमने बताया था, समास कितने होते हैं, 6 होते हैं और शब्द अलंकार भी 6 होते हैं। तो ये ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अनु मतलब होता है टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, अनु जोड़ प्रास, ये 2 शब्दों के योग से बना है अनुप्रास। ठीक है, इसका अर्थ हुआ, अनु का अर्थ होता है बार बार, अब प्रयास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर होता है, ठीक है, प्रास का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मतलब जो बार बार आता है, अर्थ में बार बार आता है, ठीक है। प्रास मतलब जिसका अर्थ बार बार होता है, जिस रचना में वर्ण क्या होता है, बार बार आता है और आवृत्ति के कारण वहाँ पे चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे अनुप्रास होता है। तो दोनों ट्रिक को आप समझिए, ठीक है, तोड़ करके इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कुलियन में, कुलिन, किलतर। देखिए यहाँ का जो आवृत्ति है प्यारे साथियों, ये बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, आवृत्ति दोहरा रहा है, क इस तरह से हमने बता रहा हूँ ताकि आप समझिए। यहाँ कलरफुल भी बता दूँ, अलग अलग कलर के, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अनुप्रास कि वर्ण का तो बार बार आवृत्ति होगा, ठीक है, पर उसकी आवृत्ति के कारण, ठीक है, बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कलियन में, कलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, देखिए आवृत्ति थोड़ा है पर इसकी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल से। तरनी तनुज तत्त टमाल, तरवत बहुछाई, इसे भी नहीं समझते तो समझिए थर्ड को। विमल वाणी वीनाली, कमल कोमल कर सुरपति। देखिए यहाँ भी व त, देखिए ये सब है ना, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है और अर्थ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चमत्कार। अनुप्रास के भेद हैं, अनुप्रास के 5 भेद। यदि पूछेगा अनुप्रास के कितने भेद होते हैं तो 5 आप लगाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा था शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार के बाद अनुप्रास के 5 पुत्र हो जाते हैं, 5 बेटा हैं पांडव, ठीक है। ये पहला के मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट अनुप्रास के, तो ये ध्यान रखेंगे। अनुप्रास के बारे में पूछेगा तो 5, और यदि शब्द अलंकार के पूछेगा भेद तो 6 लगाएंगे। और मुख्यतः अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास के भेद और मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अब यहाँ पे बात करेंगे अनुप्रास के भेद। छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास और स्वत्तीय अनुप्रास। लेकिन इसका डीएनए जो है, ठीक है, सभी पुत्र में पाए जाते हैं। अनुप्रास में भी मिलेगा कुछ कुछ डीएनए,
लाटा में मिलेगा, अंत्या में भी मिलेगा और श्रोत्या में, क्योंकि ये पिता है। ठीक है, पिता से जन्मा हुआ सारे पुत्र सभी में डीएनए सेम पाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। जैसे 6 का अनुप्रास, जिस जगह पर स्वरूप और क्रम क्या करें, स्वरूप और क्रम अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां पे 6 का अनुप्रास होता है। व्यंजनों का बोल रहा है, व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, ये व्यंजन हो गया। यदि स्वर कहता तो य, या, ई, ये सब स्वर कहलाते हैं। जैसे, और इसका दूसरा अर्थ होता है 6 का मतलब होता है चतुर भी होता है और चालाक भी इसका नाम रखा गया, दोनों चीज़ होता है 6 का। तो आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप जंगल में गए हैं तो खरगोश को पकड़ना चाहते हैं तो आप उसको छेकेंगे, चतुर रहेंगे, चालाक रहेंगे, आपके पास दिमाग रहेगा, तभी तो आप पकड़ पाएंगे। उसी प्रकार 6 का अनुप्रास का कहना है। रिझी रिझी रसी रसी हंसी हंसी उठे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बार बार तो हो रहा है व्यंजनों का आवृत्ति। देखिए रिझी रिझी, ठीक है, सी 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 सी, देखिए बार बार हो रहा है आवृत्ति, बार बार 6 का अनुप्रास है। ठीक है, सांस भरी आंसू भरी कहत दही दही, देखिए ये व्यंजन है, हाँ ये भी व्यंजन है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रहा है। वृत्तीय अनुप्रास, वृत्तीय मतलब होता है बार बार क्रम, और यहाँ पर भी उसी का डीएनए है। ठीक है, तो सेम चलेगा। जहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, क्या बोल रहा आवृत्ति, हमने बोला था कि पिता से जन्मे हुए सारे पुत्र का डीएनए सेम मिलता है, तो डीएनए सेम मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आवृत्ति क्या बोल रहा है, बार बार हो रहा है, क्रमगत। और वृत्तीय अनुप्रास होता है, क्या होता है, कलावती कलावती कलिंदा, देखिए क क्या है, सेम आवृत्ति मिल रहा है। तो ये ट्रिक आप समझ लिए। चामर से चंदन से, चांद से चांदनी, चमेली चारुचंद सुकहर, तो देखिए च का आवृत्ति, सी का आवृत्ति, ये सब में क्या है आवृत्ति। जहाँ पे व्यंजनों का आवृत्ति बार बार होगा, ठीक है, वहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास निश्चित होगा। लाटा अनुप्रास, जहाँ पे वाक्य शब्द का आवृत्ति हो, कहाँ पे शब्द और आवृत्ति की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार आए, अन्वय करने पर उसका अर्थ, अन्वय मतलब तोड़ने पर, ठीक है, वहाँ पे लाटा अनुप्रास। पुत सपुत तो क्या धन संचय, देखिए व्यंजन के क्या हो रहा है, पू देखिए बार बार आ रहा है, या त के लेके चलिए त बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है पुत कपुत तो क्या धन संचय, कहने के अर्थ है प्यारे साथियों, यदि आपका पुत्र व्यवहारिक ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है, अच्छा संस्कार दिए, तो आपको धन संपत्ति और जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वह खुद कर लेगा। लेकिन वही पुत्र यदि कपूत निकल गया तो आपका सारा धन बर्बाद कर सकता है। तो इस तरह से बारे में हमने बता दिया हूँ। तो तेग बहादुर है वे ही थे, गुरु पादवी थे जिनके अर्थ फोरस सुरतिया अनुपा, जिस जगह पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों का आवृत्ति हो उस जगह श्रोतीय अनुप्रास अलंकार होता है। क्या पूछ रहा है, कानों को, ठीक है, मधुर लगने वाले वर्ण हो उसे श्रोतीय अनुप्रास कहते हैं। अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, वहाँ पे श्रोतीय अनुप्रास होता है। जहाँ पे कान को मधुर लगेगा, कोयल की तरह आवाज़ आपको कानों में गूंजेगी, तो वहाँ पे श्रोतीय अनुप्रास होगा। हमको लिखियो कहाँ, हमको लिखियो कहाँ, हमको लिखिए कहाँ, कहन सवे लगे, तो ये पंक्तियाँ आप ध्यान रखिएगा। कहने का अर्थ है प्यारे साथियों कि जब गोपी और उद्धव जी का संवाद का पंक्ति है, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों का संदेश भेजवाते हैं उद्धव जी के बारे में, ठीक है, उद्धव से, तो वे गोकुल जहाँ पे रहते हैं गोपियाँ, तो पत्र लेकर के जाते हैं और उनका घमंड जो होता है उसी समय चकनाचूर हो जाता है कि प्रेम में क्या शक्ति होती है। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव जी से कहते हैं कि हम मेरा नाम लिखियो कहाँ, ठीक है। इस तरह से वे राधा और गोपियाँ सारे उस पत्र में नाम ढूंढते हैं गोपियाँ लोग कि भगवान कृष्ण ने संदेश जो भेजाए हैं वे मेरा नाम है कि नहीं है। इसीलिए इस तरह की पंक्तियों को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सुनने में बहुत सुंदर लगेगा, मर्म लगेगा कानों को। अंत्यानुप्रास, जिस जगह पे, ठीक है, क्या होता है, जिस जगह पे तुक मिलती है वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लगा दी किसने आकर आग, देखिए लगा दी किसने आकर आग, ग मिल गया, तुक मिल गया। कहाँ था संचय के नाग, देखिए ग, ये तुक मिल रहा, ग लास्ट, यहाँ भी शुरुआत में ग, तो देखिए कहाँ था संचय के नाग।
लगा दी किसने, अगर तुक किसी को बोला गया है, लास्ट वाला शब्द को तुक बोला जाता है। तो जब तक तुक नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, आप शायरी कितना ही अच्छा लिखेंगे, लेकिन आपका खरा उतरना जरूरी है अलंकार की दृष्टि से, ठीक है। तो तुक वगैरह मिला करके आपको शायरी लिखना पड़ता है, गाना लिखना पड़ता है, तभी वह गाना जो है एकदम अनुप्रिय बनता है, कर्णप्रिय बनता है और सभी के दिलों में छा जाता है। नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, देखिए रा आया, होई कोई दास तुम्हारा, देखिए दोनों पंक्ति में रा तुक मिल रहा है। नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, होई कोई दास तुम्हारा, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, ठीक है, माता सीता को लेकर के शादी करके विवाह करके, तो उसी समय बीच रास्ते में परशुराम जी का भेंट हो जाता है। क्योंकि उस समय सतयुग में क्या होता था, शादी विवाह करने की परंपरा थी तो शर्त रखी जाती है। तो इन्होंने जिस धनुष को तोड़े थे भगवान श्री राम, तो ये परशुराम के दिया हुआ शस्त्र था रखा हुआ, अर्थात वे भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे परशुराम। तो वे रास्ते में मिल जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा धनुष बाण कौन तोड़ा। तो भगवान राम बहुत ही मधुर विनम्र स्वभाव के जवाब देते हैं कि नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, होई कोई दास तुम्हारा, प्रभु मैं आपका एक दास हूँ, वही तो आपका धनुष को तोड़ा है। तो उस समय परशुराम को थोड़ा समझ लेना चाहिए, लेकिन ये ईश्वर की माया था, ठीक है। तो इस तरह से इन पंक्तियों को मर्म को आप समझेंगे। अमग, जहाँ पे शब्द दो बार या अधिक बार उसका अर्थ अलग अलग कहता है, क्या है, अर्थ अलग अलग निकलता है। जहाँ पे एक शब्द दो बार या दो से अधिक आए पर उसका अर्थ हर बार क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, देखिए अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बताया हूँ, ठीक है। तो देखिए छेका, वृत्तिया, लाटा, अंत्या, अनुश्रुतिया, ये पांचों के बारे में हमने बता दिया हूँ। अब सेकेंड स्टेप में चलेंगे यहाँ पे अमक के बारे में, ठीक है। उसके बाद सलेश होगा, वकृति होगा, विवसा होगा, पुनरुक्ति होगा। तो इसे आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाटा अनुप्रास, श्रोत्या अनुप्रास, ये सब अनुप्रास के बारे में आपको हर हाल में। तो यहाँ पे बात मैं कर रहा था अमक, जहाँ पे एक शब्द 2 बार आए, अधिक आए, वहाँ पे उसका अर्थ क्या होता है, बार बार अलग हो जाता है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, काली घटा का घमंड घटा, नम मंडल तारक वृंद खिले, कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाई बोराय जग खाए बोराय। कहने के अर्थ है प्यारे साथियों कि सोने पा करके एक व्यक्ति बोरा जाता है, और दूसरा है धतूरा खा करके भी आप पागल हो सकते, बोरा सकते हैं। तो अधिक धन मिलेगा तो भी आप पागल हो जाएंगे, और धतूरा अधिक पी लेंगे तो भी पागल हो जाएंगे। सलेश अलंकार, जहाँ पे चिपका हुआ कहा जाता है, जहाँ पे एक शब्द रहेगा और अर्थ, वहाँ पे सलेश अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जिस जगह पर सलेश की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग प्रकार के अर्थ निकाला जाता है, वहाँ पे सलेश अलंकार होता है। जैसे आप कुछ कहें, नेता लोग भाषण कुछ दिए, मीडिया उसे उछाल देता है, क्या कहता है, मीडिया अलग तरीके से पेश करता है जनता के सामने। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे देखिए रहमान जी कहते हैं, रहीम जी का यह पंक्ति है कि पानी गए न, आपको मोती चुनना तो गहरे पानी में उतरना होगा। अधिक अच्छा जॉब लेना है तो आपको अधिक पढ़ाई करना होगा, अधिक ज्ञान हासिल करना होगा, तभी आप मोती के समान अच्छे जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैट्रिक इंटर कर लेते हैं, तो आपको चौकीदार, होमगार्ड, यही सब का नौकरी मिलेगा, ग्रुप डी का, ठीक है, जो कि समाज की दृष्टि से और आपको उतना बेटर जॉब को भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे पद के बात मानता हूँ, जो पद गरिमा होती है वो अलग अलग पदों की अलग अलग गरिमा होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अब थर्ड है वकृति अलंकार, जहाँ कहने वाला सीधा बोले पर सुनने वाला किसी दूसरे अर्थ लगा दे, व्यंग्यात्मक इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, व्यंग्यात्मक। जैसे द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहू प्रिय मधुसूदन तेरो काम। तो ये हो गया वकृति अलंकार का भेद। काको वकृति, सलेश वकृति, ठीक है, इसका 2 भेद होते हैं, काकृति वृत्ति होती है और एक सलेश वकृति। काको वृत्ति, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसके कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ अन्य प्रकार के अर्थ निकाल देता है, ठीक है, वहां पे काको। सेम है, डीएनए सेम है तो पिता सेम है तो डीएनए सेम होगा, सिंपल सी बात है। सलेश वकृति अलंकार,
जिस जगह पर सलेश की जगह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग प्रकार के अर्थ निकाला जाता, वहां पे सलेश वक्रोक्ति अलंकार। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानसु। तो सलेश अलंकार ये पहले भी बताए थे, सलेश वक्रोक्ति अलंकार के ये एग्जाम। पूर्णोक्ति अलंकार चौथा, ठीक है। पूर्णोक्ति मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर के बना है, पुनः जोड़ उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पे पूर्णोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप ध्यान रखेंगे, दो बार आने वाला अर्थ समान हो, वहां पे पूर्णोक्ति। शिव शिव कहते हो क्या ऐसा फिर मत कहना, मतलब शिव शिव कहते हो क्या ऐसा फिर मत कहना। तो देखिए कहता क्या, दो बार दोहराया जाता है और उस जगह पे पूर्णोक्ति अलंकार होता है। विवक्षा अलंकार, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द ही अनेक बार आवृत्ति हो वहां पे विवक्षा अलंकार होना निश्चित है। जब हर्ष शोक विषयामदि बोधक आदि भावों की प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पूर्णोक्ति को ही विवक्षा अलंकार कहते हैं। ये चार चीज आप ध्यान रखेंगे, हर्ष शोक विषयामदि बोधक आदि भावों जहाँ पे दिखाई देगा वहाँ पे विवक्षा अलंकार आंख मूंद करके आप लगा देंगे। मोही मोही मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोही मयो मोहन मई मई। तो यहाँ पे देखिए हर्ष शोक विषयामदि बोधक इत्यादि को हमें पता चलता है। अब एक है लास्ट अर्थ अलंकार। हमने बताया था कि मुख्य रूप से अलंकार तीन प्रकार के पाए जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अर्थ अलंकार के बहुत सारे पुत्र हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अनयोक्ति है, संदेश है, भ्रांतिमान है, दीपक है, विभावना है, अप्रस्तुत है, प्रतीप है, वक्रोक्ति रेख है, स्मरण है, उल्लेख है, दृष्टांत है, अर्थ न्यास है, निर्देशना है, समासोक्ति है, प्रायोक्ति है, विशेषोक्ति है, असंगति है, विरोधाभास है, अथा संख्या है, ब्याज स्तुति है। बात करेंगे उपमा अलंकार का फर्स्ट है, ठीक है। जहाँ पे एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती, वहाँ उपमा अलंकार होना निश्चित है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, किसके जैसा है, तो नीलिमा है सो चंद्रमा जैसा। अब बात करेंगे उपमा और उपमा में क्या अंतर है। जिसको उपमा दी जाती है, ठीक है, जिसको उपमा दी जाए, जिसका वर्णन किया जाए, अर्थात जिसको वर्णन किया जाए, जैसे नीलिमा यहाँ पे क्या है, उपमा का काम कर रहा है नीलिमा, ठीक है, उसे उपमा के जैसे चांद सा सुंदर मुख, क्या है, चांद सा सुंदर मुख। तो कह रहा है जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमा दी जाए, जिसका वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाती, उपमेय की तुलना की जाती है, ठीक है। तो नीलिमा किसके समान सुंदर है, तो वह चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वे उपमान का कार्य कर रहा है। साधारण धर्म समझते हैं। उपमेय तथा उपमान में पाए जाने वाला परंपरा समान गुण वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य इत्यादि पाए जाते हैं। हरिपद, कोमल, कमल, तो ये वाचक शब्द हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान का अभेद, ठीक है, आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान का रूप मान लिया जाता है, क्या सेकेंड स्टेप में समझिए कि जहाँ उपमेय और उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार निश्चित होता है। क्या बात बोल रहा है, उपमेय और उपमान का रूप मान लिया जाता है। मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार हमने बता दिया। उत्प्रेक्षा का अर्थ है जहाँ पे उपमेय और संभावना अथवा कल्पना कर दी जाती हो। तो ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात को, जब भी उपमेय से स्टार्टिंग हम करेंगे, ठीक है, उपमेय अलंकार से, तो वहाँ पे उपमेय और उपमान का खास ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा में जहाँ उपमेय और संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। कल्पना मतलब मान लेना, जहाँ पे समानता के कारण उपमेय में समान संभावना कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानु, मनु, मनु, जानू, जनु, जानू इत्यादि शब्द रहते। कहती हो यो उत्तरा के नेत्र में जल से भर गए, हेम के कणों में
पूर्ण मानव हो गए पंकज नए, जबकि दोनों में वास्तविक विरोधा नहीं पाया जाता है। ठीक है। मोहन ओढ़ी पीत पट श्याम सलोनी गात, मनो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रभात। बिहारी किस दोहे में पीताम्बर धरी सवाले सलोनी श्री कृष्ण को देखकर यह उद्धव जी की गई है, ठीक है, उद्भावना की गई है। मानव नीलम के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें की क्रांति विराजमान है, अर्थात ये भगवान विष्णु के बारे में यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके इस पंक्ति में बोला गया है। पीताम्बर, ठीक है, जिनका पीला है वस्त्र। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हर जगह सोने का ही मतलब परत चढ़ी हुई है। इस तरह की सुबह की किरणें हमें दिखाई देता है। ये कवि का मानव माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घन घन अंतर, शोभती हरि वज्र भामनी। ये भी पंक्तियां आप ध्यान रखें। अतिशयोक्ति मतलब तो बढ़ा चढ़ा करके बोलना, जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का अर्थ है कि जब तक महाराज जो थे राणा साहब सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा उस पार तड़प गया था। तो यहाँ पे देखिए बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। ठीक है, कवि जो है कविता के माध्यम से महाराणा प्रताप के बारे में बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। तो ये अतिशयोक्ति का सिंपल सा एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा। अनियोक्ति, जहाँ पे अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहाँ पे अनियोक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, यही कली ही सुबांधियो, आगे कौन हवाल। देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर, बहुत अच्छा पंक्ति है। ये बिहारी जी के द्वारा यह कविता रची गई है कि जब वह राजा पूरा जो था वह कमजोर था, अपने राज्य के प्रति जरा सा भी निष्ठा और कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, छोटी छोटी कम उम्र की महिलाओं के में रंग में डूबे हुए रहता था, तब वहाँ पे कवि जो है इस कविता के माध्यम से राजा को जगाने का प्रयास करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, यही कली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल। ये इनका कहना है। भ्रांतिमान, जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तब भ्रांतिमान होगा। भ्रांतिमान मतलब जैसे आप मृग जो है राजस्थान में या बालू के थी में वह पानी के लिए तरस जाती है, लेकिन वास्तव में वहाँ भ्रम उत्पन्न होती है, पानी रहता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भ्रांतिमान का भी कथन है। वृंदवन विरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद आमने जानिए संग डोले बोले मोर। मतलब वृंदावन में राधा गोपियाँ सब घूम रहे हैं, सब खोज रहे हैं। ठीक है, उनको भ्रम हो रहा है कि भगवान यहीं पे हैं, ठीक है, कृष्ण जी, लेकिन वैसा नहीं होता है। दीपक का अर्थ होता है जहाँ उपमय उपमान, ठीक है, दोनों एक धर्म कहा जाए, दोनों का गुण समान होता है, वहाँ पे अलंकार क्या होता है? दीपक अलंकार। जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तु को प्रकाशित करता है। मुख चंद्र शोभते हैं, पिता मरण का शोक नहीं, सीता हरण का जाने का, लक्ष्मण हाय हाय शोक गिरध के मर जाने का। देखिए, एक तरफ जब उधर पिता का होता है तो दूसरी तरफ माता सीता का हरण हो जाता है, फिर उधर लक्ष्मण का हो जाता है, अर्थात विपत्ति पर ही विपत्ति आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक, अर्थात एक दुख से, ठीक है, इस समय अनेक दुख विपत्तियां आ जाती है। तो यहाँ पे दीपक अलंकार होता है। विभाना, विभाना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के किसी कार्य के किए जाए, वहाँ पे विभाना अलंकार होता है। बिन पद चले सुन बिन कान्हा, कर बिन कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। कहने के अर्थ है प्यारे साथियों, बिन पद चले सुबिन कान्हा, अर्थात ईश्वर जो है से बिना कान के, बिना पद के, बिना सब कुछ चलते हैं, श्रवण करते हैं, बिना मुंह के वही खा लेते हैं। ठीक है, इसीलिए पंक्ति कहता है कि बिन पद चले सुन बिन कान्हा, कर बिन कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है,
तो संदेश अलंकार, जहां किसी वस्तु को देखकर संचय उत्पन्न होता है वहां पे संदेश अलंकार होता है। सारी बिच नारी कि नारी बिच सारी, कि सारी है कि नारी, नारी है कि सारी। आप अलंकार को हमेशा विस्तार से पढ़ेंगे, जितना आप कम पढ़ेंगे उतना जल्दी आप भुला जाएंगे। तो यहाँ पे जब दुर्योधन जो था, ठीक है, और द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और दुशासन लोग था उनकी साड़ी खींचना चाह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण आकर के उनकी लाज को बचाए थे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें जब पुकारेंगे तब मैं आ जाऊंगा। किसी ने विपत्ति के समय जब जुआ में हार रहे थे तो नहीं पुकारा था, ठीक है, यदि शायद पुकारते तो भगवान के आगे कभी भी हार नहीं होता। तो दुर्योधन और दुशासन कह रहे हैं कि मैं साड़ी खींच रहा हूँ, यह नारी से बनी हुई है साड़ी कि साड़ी से यह बनी हुई है। इन लोग को भ्रम हो रहा है कि आखिर मैं खींच रहा हूँ लेकिन ये साड़ी खत्म नहीं हो रहा है, मैं खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, इज्जत बर्बाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। सोचिए कितना मूर्ख व्यक्ति रहता है उतने भरे महल में, समय पर 5 पति रहते हुए भी ये सब किसी काम के नहीं आते हैं, वक्त पर ईश्वर ही काम आते। ये हमेशा दुनिया को सीख देने की योग्य है कथन। यह काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ न समझ में आया है। विरोधाभास, दो वस्तुओं में वस्तु विरोध न होते भी विरोधा का प्रतीत होता है। अर्थात कह रहा है कथन कि न होते हुए भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कि विरोधाभास हो रहा है, लेकिन क्या महसूस हो रहा है? हाँ, हो रहा है, जरूर हो रहा है। उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है वहाँ पे उल्लेख अलंकार। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है किरण में, विस्तार है गगन में। सोचिए कितना अच्छा पंक्ति है, उल्लेख किया गया है। जिसका कहने के अर्थ है कि जहाँ पे वस्तु को वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है। तो रूप है किरण, तेरा रूप है किरण जैसा है, तेरा सौंदर्य है सुमन जैसा, बगीचे जैसा है, सुंदर हो, अर्थात तू प्राणों से प्रिय किरण की तरह फेमस हो, विस्तार है पूरे गगन में, आसमान में। सोचिए कितना बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया गया है। परिसंख्या, जहाँ किसी वस्तु या व्यापार का अन्य स्थानों को छोड़कर किसी एक स्थान पर होना दिखलाया जाए वहाँ पे परिसंख्या अलंकार होता है। परिसंख्या अलंकार का अर्थ होता है सब प्रकार गणना करना, किसी वस्तु की क्रिया व्यापारों की सब प्रकार की गणना करके या नाप जोख करके स्थानों पर उनका निषेध कर ही स्थान उसे प्रतिष्ठित करना परिसंख्या कहलाता है। पात्रा है तिथि पाइये वह घर के चाहुपास, नित प्राणी पुण्य रहत आनंद ओपन उजास। ये कथन को आप सभी लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरह से हमने आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। वर्णमाला यदि आप हमसे पढ़ लेते इस क्लास में और अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट में वर्णमाला का ये चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बचपन से इस तरह के चार्ट जरूर देखे होंगे, लेकिन यह छोटा मत समझिएगा, इसमें समझिए सागर समाहित है इस चार्ट के अंतर्गत। इसी का खेला पूरे वर्णमाला में है। यदि आप इस चार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, इस डायग्राम को, तो समझिए वर्णमाला आपका कंप्लीट हो जाता है। सबसे सिंपल परिभाषा आप समझ लीजिए वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जैसे फूलों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला गया है? फूल का माला। उसी प्रकार यहाँ पे फूल की जगह पे वर्ण को फिरोया जाता है माले के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के वर्णमाला हमें पढ़ने को मिलेगी, एक स्वर्ण वर्णमाला और दूसरा व्यंजन। दोनों की संख्या, नंबर और इसमें हास्य स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, फलुत स्वर, इन सभी बिंदुओं को आज हम इस क्लास में निचोड़ करके रस की तरह बताऊंगा। फर्स्ट में है मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। स्वर कितने होते हैं? 11। ध्वनि किसे कहते हैं? शब्दों की आधारशिला जिसके बिना शब्द की कल्पना ही नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल उसे जैसे य, या, ई, बड़ी आदि जब मनुष्य के वाग दंदियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाते हैं। वाग दंदियों का मतलब है प्यारे साथियों, जैसे हारमोनियम में क्या है?
हारमोनियम में इस तरह की तार लगी हुई रहती है। तो जैसे हम इस बटन को यहाँ पे क्लिक करते हैं, दबाते हैं, तो इससे स्वर निकलता है। उसी प्रकार हमारे मुंह में इसी तार की तरह एक जिह्वा काम करती है। जिह्वा जिधर जिधर सटता है, अप डाउन होता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के भांति भांति प्रकार के स्वर निकलते हैं। जैसे कभी य, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, निशा, ये जिह्वा ही करवाता है। तो समझिए सारे गामा पधा निशा में बटन का काम जो है से वह जीव कर रहा है। तो इसी के कारण हमारे मुख से क्या निकलती, ध्वनियाँ निकलती है, जो लिखित रूप से क्या कहलाती, जब हम पेज में, कॉपी कलम में या दीवारों में चित्रित करते हैं, लिखते हैं, तो ये वर्ण का रूप कहलाता है। वर्ण कोई आसमान जमीन से उतर करके नहीं आया। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। ये व्याकरण की भाषा में डिफिनेशन आप रट लेंगे, क्योंकि कभी आपको बताने की जरूरत पड़ेगा किसी छोटे बच्चों को, तो आप इसी डिफिनेशन को सिंपल भाषा में आप बता देंगे। स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। जैसे य, या, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, या, ओ। पर इनके चिन्ह की बात करेंगे तो यह जो है इसका कुछ नहीं होता है, कटकुट, ठीक है। या का एक खड़ी पाए, छोटी ई के ये होता है, फिर बड़ी का यहाँ पे मैंने साइन भी मिला दिया, और बड़ी वो इस तरह से। उसके बाद री का जो होता है केवल इस तरह से होता है री, और ये होता है या होता है वो, देखिए यहाँ पे री का मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये चिन्हों मात्राओं को भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के बांटा गया है। कैसे कैसे सो भी समझिएगा। दीर्घ स्वर, ठीक है, और जिसे गुरु संधि स्वर भी कहा जाता है। गुरु संधि स्वर इसलिए बोला गया है प्यारे साथियों, यदि रस छंद पढ़ेंगे तो वहां गुरु का बात आता है और ये संधि में भी प्रयोग आता है, इसीलिए इसको गुरु संधि नाम दिया गया। इनकी संख्या कितना होता है, 7 होते हैं। जैसे या, ई, उ, ए, या, ओ, अ। और हास्य स्वर को लघु स्वर भी बोला गया है, जहां पे आप मात्रा की गणना होगी तो ये सब जहां भी दिखाई देंगे वहां पे आपको 1 काउंट करना है, और जहां पे ए मात्रा दिखाई देंगे, ठीक है, दीर्घ स्वर, वहां पे 2, और 2 का मात्रा ऐसे होता है ए सकार में, और एक जो होता है रस में वो सिंपल एक ही जैसा होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर इसे एक मात्रिक छंद भी बोला जाता है। जैसे छंद आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे छंद के समय इन मात्रा गणना करना आपको अनिवार्य आना चाहिए। यदि मात्रा गणना जानते हैं, ठीक है, तो आपको ये स्वर भी याद रखना होगा। और जहाँ जहाँ पे 7 स्वर आएंगे दीर्घ स्वर, वहाँ पे मात्रा की जब गणना करेंगे तो इसे द्विमात्रिक शब्द बोला गया है, द्विमात्रिक अक्षर भी कहा गया है। तो ये 2 बिंदु को आप फैक्ट को आप कंठस्थ कर लेंगे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। कौन कौन होते हैं, अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे, ठीक है, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे ई, बड़ी ई, ए या ओ। इसे चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से पूरे में उच्चारण का जो जहाँ से होता है शब्दों के, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मूर्धा के बारे में सोचिए, ठीक है, ये क्या है, आपका मस्तिष्क, ब्रेन है, ठीक है, और इस ब्रेन के माध्यम से मैं बहुत सारे पॉइंट को क्लियर करने जा रहा हूँ। अंत तक देखेंगे और एक एक बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। मूर्धा जो होता है प्यारे साथियों, ये मुंह है, इधर से क्या होता है, भोजन नली के द्वारा फिर अमावस्या में पेट में जाता है, और ये मुंह के ऊपर भाग को, ठीक है, ये क्या है, मुंह के ऊपर भाग, ये सब। तो ये मुंह के ऊपर भाग को, बीच वाला भाग को मूर्धा बोला जाता है, अग्र भाग को तालु बोला गया है, और ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दांत तो सभी को पता है, ओठ भी पता है, ये सिंपल है, जीभ भी पता, 3 चीज। वात से जो है, ठीक है, वात से जो होता है ये दांत का, ठीक है, ये मुंह है, मुंह का आगे का हिस्सा, ठीक है, ये वत्स से बोला गया, क्या बोला गया, वत्स।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। स्वर तंत्रिका, देखिए ये कंठ का समय, यही तो स्वर तंत्रिका है, ये कंठ के द्वारा ही स्वर तंत्रिका निकलती है, कंठ के बीचों बीच, ठीक है, ये कंठ को ही स्वर तंत्रिका बोला गया। श्वास नली, ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, हमारी श्वास फेफड़ों तक जाती है। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से हमने पूरे विस्तार से बताया। अब बात करेंगे उच्चारण स्थान से, जैसे ड का उच्चारण स्थान। यदि आपसे पूछेगा ड का उच्चारण स्थान कैसे होता है, तो कंठ प्लस नासिक, तो देखिए कंठ ये है, इसका ये हिस्सा प्लस नाक का सहारा लेकर के ड का उच्चारण हम लोग करते हैं। सेकेंड में है इया का तालव, तो तालु का उच्चारण लेकर के, देखिए तालु क्या है, ये बीच वाला, देखिए यहाँ से इंडिकेट किया गया ये हिस्सा, ठीक है, ये तालु कहलाता है। उसके बाद नासिक मतलब नाक से, तो इस तरह से हमें तालु का मतलब इया का उच्चारण होता है। न में मूर्धा का सहारा लिया जाता है, किसका, मूर्धा, ये बीच वाला भाग, ठीक है, मूर्धा प्लस नासिक मतलब नाक का, तो हमें क्या मिलता है, उच्चारण में न उच्चारण कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। उसी प्रकार दंतना, दंत अर्थात दांत का सहारा लेते हैं उच्चारण करते समय, जिह्वा जो है से दांत का सहारा लेता है और नासिक का सहारा लेता है, तब मूर्धन न का दंतन न का उच्चारण स्थान हमें प्राप्त होता है। और म का ओष्ठ प्लस नासिक, ओष्ठ आप देख रहे हैं यहाँ पे ओष्ठ दिया हुआ है, ओष्ठ मतलब सीधा ऊपर ओठ का ओठ, ठीक है, अगला हिस्सा को ओष्ठ बोला गया है। और उसके बाद क्या है, तो ओष्ठ के अलावा नासिक, जैसे म, देखिए जब तक ओठ का भी कमाल होता है, कोई भी शब्द को उच्चारण करने में ओठ का, उसके बाद नासिक न का उच्चारण, तब हम म का उच्चारण कर पाते हैं। इस तरह से हमने पूरे चित्र के माध्यम से उच्चारण स्थान विभिन्न अक्षरों के बारे में बता दिया हूँ। अब चलते हैं उन टॉपिक को जो संघर्षी अघोष सघोष के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे 3 टॉपिक है, एक अग्रभाग है, मध्य भाग, जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्या लेता है, थोड़ा ऊपर उठने लगता है, जैसे ये मध्य भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तभी आपका ग्रामर जो है वह मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। पश्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति में ऊपर उठता है, क्या होता है, समान स्थिति में ऊपर उठता है, वे पश्य स्वर कहलाते हैं। जैसे या, उ, बड़ी उ, ओ, ये पश्य स्वर। क्या कहता है डिफिनेशन, कि समान स्थिति में जीभ जो है से ऊपर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर उठता है, ठीक है, जीभ का पिछला भाग जो समान स्थिति में ऊपर उठता है उसे पश्य भाग का उच्चारण स्थान हम मानते हैं। यह पश्य भाग उसी जगह से निकलती है स्वर। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितना, तो आप 33 लगाएंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णों का स्पर्श व्यंजन कितने, 25 है, 25। और भाषा के लघुत्तम इकाई क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहलाता है, ये वर्णमाला कहलाता है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, तो या, ई और ऊ। अनुस्वार तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। अनुस्वार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुस्वार क्या होता है, तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। छोटी बड़ी क्या है, स्त्रीलिंग वर्ण है, आपसे पूछेगा। और एक तरह ये 3 अक्षर जो है से स्त्रीलिंग वर्ण है। व्यंजनों का वर्गीकरण, जैसे आगत स्वर या, मध्य स्वर या। अब यहाँ पे प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, इसे चुटकियों में हम बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। अल्प प्राण का थोड़ा डिफिनेशन आप समझ लीजिए, जिन अक्षर उच्चारण करते समय मुख से वायु या फेफड़ों से वायु कम निकलती हो, क्या निकलती है, वायु। अल्प प्राण मतलब थोड़ा प्राण निकलता, मतलब थोड़ा हवा निकलता है, तो उसे अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया। महाप्राण जहाँ पे अधिक। अब अल्प प्राण का ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, जैसे 1, 3 और 5, 135, तो आप लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा और फटाफट, रटने वाला चीज नहीं है ये सब, ठीक है। अब सेकेंड आता है महाप्राण। महाप्राण के बारे में भी समझेंगे। अल्प प्राणों की ध्वनियों की संख्या कितना होता है, 19 प्लस स्वर मिलाकर के, कुल मिलाकर के 31 हो जाते हैं, किनका, अल्प प्राण की संख्या। महाप्राण वैसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु क्या था, अधिक निकलता हो, ठीक है, तो वह महाप्राण। अधिक मतलब जैसे हम लोग किसी कार्य करते हैं या छत वगैरह पर जाते हैं,
तो हमारी सांस जो होती है बहुत तेजी से लेना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। धड़कन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन हम अंदर में बहुत तेजी से लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे महाप्राण में है वायु अधिक निकलते हैं, क्या निकलते हैं, लेंगे तो फिर छोड़ेंगे भी, उसी प्रकार यहाँ महाप्राण में अधिक निकलता है। वैसे अच्छा, ठीक है, इनकी संख्या कितना है, 14 + 1 15 हो जाता है, प्लस दूसरा चतुर्थ वर्ग 2 और 4, ये ध्यान रखेंगे 24 इसमें, तथा मूर्धन सा, दंत सा और हा, ये 3 अक्षर भी आते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार महाप्राण अल्प प्राण का डायग्राम आप समझिए चीज़ों को। जैसे हमने बताया था 1 3 5 और इधर दे दिए थे 2 4, तो देखिए 1 3 5 लिख लीजिएगा डायग्राम में, ठीक है। और यह फार्मूला आप रट लीजिएगा 135 204, तो आपको महाप्राण और अल्प प्राण मिल जाएगा चुटकियों में, ठीक है, सेकेंडों में हल हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, पहला फर्स्ट लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है 1, तो फिर दूसरे तरफ लिखना है 2, ठीक है। यहाँ लिखना है 1 तो इधर लिखिएगा 2, फिर यहाँ लिखिएगा 3, फिर यहाँ लिखिएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको निकल जाएगा, 4 निकल गया। और फिर लिखिएगा यहाँ 5, 5 के बाद कोई संख्या आता ही नहीं, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है महाप्राण में। तो ये ट्रिक आप रट लीजिएगा, बना लीजिएगा खुद से। अब यहाँ पे करना क्या, अल्प प्राण महाप्राण में जैसे 1 क ख ग घ होता है, ठीक है, क ग और घ होगा अंगा, तो ये पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर के बारे में भी बताएंगे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे पंचमा अक्षर कौन कौन है, तो ड है, इया है, न है, न और म है, तो ये हो गया 5, ठीक है। पंचमा अक्षर में 5 शब्द आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। घोष, ठीक है, अर्थात नाद, गूंज और झंकार के कंपन के आधार पर स्वरों को भी विभक्त किया गया है। कौन कौन से स्वर होते हैं इसे भी विस्तार से समझते हैं। जैसे नाद घोष एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। नाद हो, घोष हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि उद्घोष किया गया, गूंज हुआ, झंकार हुआ, कंपन का मतलब आवाज़ का ही 3-4 नाम दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें करना क्या है प्यारे साथियों, घोष या अघोष के आधार पर 2 भागों में, अर्थात आवाज़ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अघोष, दूसरा घोष या सघोष, दोनों सेम है, सघोष और घोष एक ही नाम है, ठीक है, चेहरा एक है, नाम 2 है, ध्यान रखेंगे। घोष या सघोष एक ही चीज़ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि घोष अघोष क्या है, तो घोष अघोष एक ही चीज़ है, बल्कि ठीक है, सॉरी, घोष सघोष एक ही चीज़ है, अघोष अलग चीज़ है। इसे भी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, क्या होता है, कंपन नहीं होता, जैसे हारमोनियम बजाते हैं, यदि हारमोनियम में कंपन नहीं होगा तो वे क्या कहलाएगा, अघोष होगा, उससे साउंड जो है से आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, ठीक है, और चतुर्थ वर्ण, ये कंठस्थ कर लीजिएगा, द्वितीय और प्रथम, ठीक है, प्रथम और द्वितीय, जैसे मूर्धन सा, दंत सा, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष ध्वनियों की संख्या कितना होता है, 30 होता है। और घोष सघोष, जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है वैसे अक्षर को हम घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ग, और इसके अलावा य, र, ल, व, ह, और यहाँ पे यंग और यह छोड़ करके, ठीक है, ये सॉरी यंग और यह ले करके, ये टोटल जो होते हैं, ये फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से फिर बताते हैं। संयुक्त व्यंजन, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ में जो होता है क और स मिलकर के छ का निर्माण होता है। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों, त्र में त और र मिल करके त्र का निर्माण हुआ, किसका, त्र का। और आज्ञा में ज और ञ, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है नेट जीआरएफ के दृष्टि से। स्र में स और र 2 अक्षर मिले रहते हैं। व्यंजन और दायित्व, किसी भी शब्द से समान व्यंजन संयुक्त होता है उसे दायित्व कहा जाता है। जैसे बच्चा, पक्का, अड्डा, 70, 80, 90 इत्यादि, ये सब व्यंजन दायित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
नोट क्या है, मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितना बताया गया है, ये पहले भी बताए थे 52। स्वर कितने होते 11, आयोग वह की संख्या 2, व्यंजन 33। यदि स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो 25 लगाएंगे। संयुक्ता अक्षर 4 होते हैं और उत्प्रेक्षित व्यंजन 2। संयुक्त व्यंजन जैसे हमने ये पहले भी बताए त्र, श और अज्ञ, इनकी संख्या 4 होता है। पुनः विचार कर लेते थोड़ा सा कि कामता प्रसाद गुरु में, ठीक है, बाह्य पर्यंत के अनुसार व्यंजनों की कितने भेद बताए थे, 2। कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण बताए थे। किनके द्वारा, तो कामता प्रसाद के अनुसार। हिंदी में स्पर्श व्यंजन जो होता है घोष, महाप्राण, ओष्ठ और व्यंजन ध्वनि कौन है, यह भ। ये भ जो है आधा भ, ये 4 प्रकार को स्पर्श करती है, चारों तरह में सीमा रेखा बनाती है, चारों तरह से घिर जाती है। जैसे आधा भ जो ये घोष वर्ण भी कहलाता है, महाप्राण भी है, ओष्ठ व्यंजन भी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कौन, आधा भ। उसी प्रकार प्र में पूर्ण वर्ण क्या है, प्र में 3 अक्षर मिले हुए, आधा प और र मिलकर के प्र का निर्माण हुआ, अर्थात 2 अक्षर मिले हुए हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाता है प्यारे साथियों, तो वाक्य कहलाता है। और वाक्य की छोटी इकाई क्या कहलाता है, उपवाक्य का निर्माण करता है। एक कंठस्थ करेंगे। और उपवाक्य की छोटी इकाई से क्या बनता है, तो पद बंध का निर्माण होता है। और पद बंध से छोटी इकाई पद का निर्माण होता है, क्या होता है, पद का। उसी प्रकार पद से भी छोटा एक शब्द है जो कि अक्षर होता है। नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले अक्षर होगा, उसके बाद पद का निर्माण होगा, फिर पदबंध बनेगा, पदबंध के बाद फिर ऊपर चलेंगे तो उपवाक्य बनेगा, और लास्ट में फिर मेरा मिलेगा वाक्य। इंग्लिश में इसे सेंटेंस कहा जाता है। तो हमने दोनों तरीके से आपको बताया हूं, ठीक है, वाक्य के बारे में। कुछ पॉइंट और है, जैसे सजातीय संधि स्वर 3 होते, कौन कौन, जैसे य, या, ई, उ, ये सजातीय स्वर कहा जाता है। विजातीय जिसमें जोड़ा नहीं हो, क्या हो, विजातीय मतलब अलग अलग जाति को विजातीय कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग है, और सजातीय में क्या सेम था, ये ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ सेम था, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। सजातीय यह प्लस यह है, ये 2, फिर ई प्लस ई है, तो ये बन जाता है बड़ी। उसके बाद विजातीय में फिर देखिए य और उ मिलकर के ओ, और य और ये मिलकर के या का निर्माण होता है, य प्लस ओ मिलकर के ओ का निर्माण होता है। मूल स्वर, जड़वत स्वर और नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर, ये कितने होते हैं परिभाषा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही नाम है, मूल स्वर कह ले या जड़वत स्वर कह ले, नैसर्गिक स्वर कह ले, बीजाक्षर कह ले, सभी का नाम सेम है। इसकी परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग्य से नहीं होता है, किसका, जिनका अपने योग्य से, ठीक है, जिनका अन्य स्वर के योग्य से अर्थात दूसरे के सहारा नहीं लेता, जैसे य, ई, उ और रे। तो इस तरह से हमने बता दें य, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। कौन, मूल स्वर, जिसे जड़ स्वर भी कहा जाता है, नैसर्गिक स्वर नाम रखा गया है, बीजाक्षर कहा गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। संधि स्वर और कृत्रिम स्वर जो बनावटी के आधार पर क्या कहता है, संधि स्वर वे स्वर जो 2 स्वरों की संधि मेल से बनते हैं, जैसे य प्लस या, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ये सब क्या कहलाते हैं, संधि स्वर या कृत्रिम स्वर। इसे बनावटी स्वर भी कहा जाता है। तो ये संख्या है, इनकी संख्या के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अग्रभाग, स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, क्या, जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी, री, ए, ये अग्र भाग कहलाता है, जीभ का अगला हिस्सा, ठीक है। पश्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग क्या होता है, समान स्थिति में ऊपर होता है। समृद्ध स्वर भी आई, जो कि नेट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है समृद्ध स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह का सबसे कम खुलना क्या होता है, सबसे कम खुलना, ये क्या कहलाता है, तो समृद्ध स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितना है, तो 5 बताई गई है व्याकरण में, ठीक है। तो छोटी ई, बड़ी उ, री। अर्ध समृद्ध स्वर,
समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है। क्या होता है? अधिक खुलता है। इसकी तुलना में प्यारे साथियों इसकी संख्या, इसकी मुंह जो है अधिक खुलता है, मुंह आधे से कम खुलता है। ठीक है, अधिक खुलता है पर आधा से भी कम खुलता है। यह स्वर उच्चारण स्थान होता है। उसी प्रकार दूसरा है विवृत स्वर। विवृत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है। क्या होता है? सबसे अधिक खुलता है, वे विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। क्या होता है? थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज्यादा खुलता है, वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। वर्तुल स्वर गोलाकार और वर्तमुखी अनुसार। ठीक है, वर्तुल स्वर के 3-4 नाम है। इसे वृत्ताकार भी बोला गया है और गोलाकार। जैसे ये ओठ है तो हमारी जिह्वा जो है उच्चारण करते समय इस तरह के वृत्त बना लेता है। ठीक है, गोलाकार वृत्त बन जाता है, ऐसा नहीं तो पूरा पूर्ण रूप से बनता है। क्या बनता है? वृत्त का रूप ले लेता है, इसीलिए इसे वृत्त स्वर नाम रखा गया है। ये बिंदु का आपको ध्यान रखना है। जैसे इनकी संख्या ऊ, देखिए बोल करके खुद देखिए, ऊ उल्लू। ठीक है, फिर बड़ी ऊ, ओ मतलब औरत। ठीक है, इस तरह से हमने पूरे वर्तुल स्वर और गोलाकार स्वर के बारे में विस्तार से बता दिया हूं। आवर्त मुखी जिसे प्रसिद्ध स्वर भी बोला जाता है या वृत्ताकार बोला गया, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का गोल नहीं होना। ठीक है, अपेक्षित फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। जैसे या ई, बड़ी, अर्थात हमारा जो है मुंह का ओठ जो है वह रबर की तरह खिंचाव होता है। क्या होता है? खिंचाव पड़ता है, तो इसे अवृत मुखी या प्रसिद्ध या वृत्ताकार नाम दिया गया है। ये हम नहीं बता रहे हैं, जो भी व्याकरणकार के शास्त्रीय विद्वान थे वे सब ये सब इस तरह की बातों पर यहाँ पे रखे हैं। इनकी संख्या 6 होती है। अनुस्वार तो सभी लोग जानते हैं, जैसे अनुवाद लिखते हैं तो ये हिंदू लिखते हैं, चाहे कहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे अनुस्वार देते जरूर हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकले, कहाँ से? यदि नाक से निकलेगा तो वहाँ अनुस्वार होगा। ठीक है, और वैसे बिंदु पर यहाँ जैसे बंदर, गंगा, संग, कंधा, तो यहाँ पे अनुस्वार ही हम प्रयोग करेंगे। पर जहाँ पे नासिक अर्थात हवा नाक के द्वारा, अर्थात जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगा, उसी को तो अनुनासिक बोला गया है, अर्थात नाक और मुंह से निकलेगा। वैसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना अनिवार्य होता है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। पंखुड़ी, टांगा, लहंगा और धासना। विसर्ग। ठीक है, इस ध्वनि के उच्चारण में क्या होता है? ह का सामना होता है, यह स्वर नहीं है, इसे य के स्थान जोड़कर यह की तरह लिखा जाता है। विसर्ग। जैसे दुख, आपने देखा होगा कि दुख लिखते समय, ठीक है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि, तो इन शब्दों को संस्कृत में तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, ये विसर्ग कहलाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए तो ये आपका जादू की तरह दिमाग क्लियर हो जाएगा। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या, ठीक है, शुद्ध पूछेगा तो 10, लेकिन ऐसी पूछेगा तो 11 हो जाएगा। हिंदी में मात्रा कितने होते हैं? 10 होते हैं। जैसे य की मात्रा कुछ नहीं होता, इसको 1 माइनस कर दिया गया तो 10 होते हैं। हर्ष स्वर लघु स्वर के एक मात्रिक छंद है। पुनः आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और दीर्घ स्वर ये सब होते हैं, 7 होते हैं। और दीर्घ स्वर गुरु संधि कृत्रिम स्वर एक ही चीज होता है, या, ई, ओ, आ। ठीक है, सेम चीज है। दीर्घ स्वर को 4-5 नामों से हम जानते हैं। दीर्घ स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं, कृत्रिम स्वर कहते हैं, बनावटी स्वर कहते हैं, सब एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं। मूल दीर्घ स्वर जैसे सजातीय स्वर या, ई, उ। संयुक्त स्वर विजातीय स्वर ए, या, ओ। गुण संधि, देखिए गुण संधि य प्लस ई का निर्माण मिलकर के गुण संधि का निर्माण होता है। वृद्धि संधि उसी प्रकार होता है। आगत स्वर कौन है? या है। अग्र भाग में ये 4 अक्षर आते हैं। मध्य स्वर ये हैं। पश्च स्वर 7 हैं। समृद्ध स्वर 4 हैं। ठीक है, अर्ध समृद्ध ए है। उसके बाद विवृत स्वर या है। अर्ध विवृत ये या वो। कुल व्यंजनों की संख्या 39 होता है
और मूल व्यंजनों की संख्या कितना 33 होता है, स्पर्श व्यंजन के 25। भैया ये 3 चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेक्षक व्यंजनों की संख्या 2 है, अंतस्थ व्यंजन कितना 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना था? 6 त्र, आज्ञा और श्र। क वर्ग की ध्वनि क ख ग घ अंगा होता है। चवर्ग क्या होता है? च छ ज झ इया को चवर्ग बोला गया है। टवर्ग ट ठ ड ढ मूर्धन्य टवर्ग, तवर्ग त थ द ध ये त्वर्ग होते हैं। पवर्ग प फ ब भ म क त्वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। उष्म व्यंजन वेरी इंपॉर्टेंट है। मूर्धन स दन स य, क्योंकि ये उष्म व्यंजन जब इसको उच्चारण करते हैं मुंह से क्या होता है? घर्षण ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है। लुठित स्वर र होता है, ये इसको लुठित स्वर कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन ल होता है। ठीक है, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या है? ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनियाँ है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध क्या है? दंत है। और स जो है तालव्य या मूर्धन्य से ये क्या है? शुद्ध स्वर तालव्य स्वर है। ड का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। व्यंजनों की संख्या कितना? च छ ज झ इया होता है। अल्प प्राण कितने होते हैं? 135। याद रखेंगे। महाप्राण 224। और इस चित्र के माध्यम से भी हम आपको बताएं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे भी आप थोड़ा सा देख लें और जादू की तरह आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा और परीक्षा हॉल में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसको रट लेंगे तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, 1-2 बार पढ़ लेंगे, बना लेंगे कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप नहीं देंगे आंसर तब तक आपका दिमाग जो है, आपका भ्रम जो है वो दूर नहीं होगा, डाउट। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों को व्यवस्थित समूह को। आंसर मेरा डी हो जाएगा। वर्णों को व्यवस्थित समूह को क्या कहा गया है? तो शब्द नाम दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है, वह सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण ही कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण बोला गया है। थर्ड है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है? तो 50, 52, 54 या 55। आंसर 50 होता है। हमने वन लाइनर के रूप में भी बताया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, मात्रा, वर्ण या कोई नहीं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वह वर्ण कहलाता है। 5 है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर या वाक्य? क्या कहता है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। संयुक्त अक्षर के बारे में आपसे जान रहा है। आंसर सी, ये अक्षर कहलाते हैं। 7 है, हिंदी भाषा में कितने स्वर पाए जाते हैं? 14, 11, 13, 5। तो स्वर कितने पाए जाते हैं? 11 होते हैं। किसमें? हिंदी भाषा में। 16 है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 21, 33, 36, 40। तो ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा में टोटल व्यंजनों की संख्या 33 है। 7, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर या व्यंजन? तो एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर बोला जाता है। 8 है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है इसे। ठीक है, आप आंसर जान रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमाने का पैटर्न जो है वो अलग है। उसे स्वर कहते हैं। बिना स्वर का व्यंजन का उच्चारण जो है वो असंभव है, क्योंकि यदि हम क भी लिखते हैं तो इसमें स्वर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? स्वर। तभी तो हम क का निर्माण करते हैं, अन्यथा नहीं। यदि क लिखेंगे तो क में आधा हलंत लगा देंगे तो आधा का प्लस या तो मिल करके क का निर्माण होता है। 9 है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 25, 30, 20, 35। आंसर 25 होता है।
किसके बात में कर रहा है, तो स्पर्श व्यंजन की यहाँ पे चर्चा किया है। 10 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, शब्द को, वर्ण को, वर्ण समूह को, वर्णमाला को। पूछ रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई उसे बोला गया प्यारे दोस्तों सबसे छोटा, तो वह होगा आंसर मेरा ये, बिल्कुल शब्द को बोला गया है। 11, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा गया है, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर डी, वर्णमाला बोला गया है। ठीक है। 12 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला, स्वर नाम कहा जाता है, अक्षर या क्रिया। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला। देखिए समुदाय मतलब होता है जाति, ठीक है, एक ही समुदाय में। तो समुदाय हमेशा क्या है, तो संगठित रूप में रहता है, तो संगठित रूप में वर्णमाला। तो जब वर्णमाला को हम संगठित कर देंगे तो वह वर्णमाला ही बोला जाएगा। 13, निम्न में दीर्घ स्वर है, ई, बी है बड़ी ई और सी है ये या, तो दीर्घ स्वर क्या है, ये है। ठीक है, बड़ी ये। तो इस तरह से हमने पूरे डॉट को आपको क्लियर करने का प्रयास किया। हिंदी भाषा में हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है, 11, 4, 7, 2। तो हास्य स्वर पूछ रहा है, हास्य स्वर कितने होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो हास्य स्वरों की संख्या 4 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, हास्य स्वर कितने होते हैं, 4। तो बहुत बार हमने बताया था वन लाइनर के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में। 15, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है, या, ओ, ए, या। तो दीर्घ स्वर जो है प्यारे साथियाँ या को माना गया है, या को जो है वह दीर्घ स्वर के रूप में रखा गया है। 16 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अनुस्वार में, अनुनासिक में, हास्य स्वर में, फलु स्वर में। अर्थात किस स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लगता है, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर डी, फलु स्वर में। फलु स्वर यदि आप उच्चारण करेंगे ओम का, देखिए ओम, तो ओम में अधिक टाइम लगता है, तो ये दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लेता है। फलु स्वर कौन है, ओम, यम, ओम, ठीक है, या ओम। देखिए उच्चारण में थोड़ा सा अंतर पर यहाँ लिखा हुआ गलत है, तो मेरा बिल्कुल सही आंसर ये है। ठीक है, ओम जब भी लिखना होगा तो आप इस तरीके से जरूर लिखेंगे। 18 है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विपरीत स्वर। तो ये बिल्कुल मेरा डी ऑप्शन सही हो जाता है। विपरीत स्वर जो है यह कभी नहीं आएगा। किस आधार पर बोल रहा है, तो जीव के भाग के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण। मध्य स्वर कौन सा है, उ, ई, बड़ी ई, य। तो मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर इनमें से कौन सा है, आंसर डी, यह जो है, ठीक है, ये बिल्कुल मेरा मध्य स्वर है। 20, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, पश्च विपरीत स्वर है, अग्र पश्च समृद्ध स्वर है, सी है अग्र विपरीत स्वर है, और डी है पश्च समृद्ध स्वर। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया है, आंसर डी, ये पश्च समृद्ध स्वर आता है। इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर हर प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। समास को मैं इस तरह से आज बताने जा रहा हूं कि आज के बाद आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ट्रिक के माध्यम से और एक एक बिंदु पर हम फोकस करेंगे। भूल करके भी आपको समास रटना नहीं है। समास कहते किसे हैं, दो या दो से शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता है। शॉर्ट में समझिए, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, घटना, संक्षिप्त या कम करने की क्रिया को ही समास कहा जाता है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऐसे ध्यान रखेंगे, समास और समाज, ठीक है, समाज में क्या होते हैं, 6। समाज अच्छा होना चाहिए, तो समाज में कितने, समास में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे द्वंद्व समाज, दिग्गु समाज,
तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, बहुब्रीहि समास और अविभाज्य समास। ये हो गया 6। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सेकंड है, प्राचीन काल में द्विगु समास और कर्मधारक समास किससे निकले हुए थे? तो ये तत्पुरुष समास से निकले हुए माने जाते हैं। बेसिक नॉलेज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे प्रधान खंड और गौण खंड, दो प्रकार के यहाँ पे खंड पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है, दूसरा पर मुख्य अर्थ पर बल नहीं पड़ता, उसको गौण खंड कहते हैं। और प्रधान खंड उसको कहते हैं जिस पर मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है। अच्छा, एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद मतलब होता है पहले का पद, और उत्तर पद मतलब होता है बाद का पर्व, ठीक है। तो उत्तर मतलब होता है बाद का पद। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है? अविभाज्य समास। इसमें ध्यान रखना है कि अविभाज्य समास में पूर्व पद, ठीक है। पूर्व पद मतलब पहले का पद। क्या बताएं? पहले का पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है। इससे दो समास निकले हुए हैं, कर्मधारक और द्विगु। तो डीएनए भी सेम रहेगा, उत्तर और उत्तर देख लीजिए दोनों में सेम मैच कर रहा है। तो उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान किनका? तो तत्पुरुष, कर्मधारक, द्विगु। रह गया थर्ड द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान, मतलब कोई भी पद बड़ा नहीं होता। तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 है। मैंने 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। अब इसे विस्तार से भी समझते हैं। अविभाज्य समास, जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उसे अव्यय समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझिए, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद में क्या लगा रहेगा? उपसर्ग लगा हुआ रहेगा, उसे अविभाज्य समास कहते हैं। जैसे अथाशक्ति, प्रीति जोड़ दिन, प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, अनुरूप, अनुजोड़ रूप। ट्रिक क्या कहता है? इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रिक यह कहता है प्यारे साथियों कि क्रिया को छांटना है। इस समास में उपसर्ग के साथ साथ क्रिया पर विशेष ध्यान देना है। जहाँ भी क्रिया होगा उसको हमें अलग करके देखना है, और अलग करेंगे तो फिर वहाँ पे उपसर्ग। जैसे दिन क्या है ये भी ध्यान रखें, दिन, प्रतिदिन, ये सब। अनु देखिए इसमें उपसर्ग अलग हो गया अपने आप। दूध का दूध, पानी का पानी। आमरण में मरण क्या है? एक क्रिया है, मेरा यहाँ पे उपसर्ग है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे, बार बार और कभी कभी, ये भी अविभाज्य समास के अंतर्गत आते हैं। पर यहाँ पे माता पिता रह जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये किस में आ जाएगा? ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। ट्रिक क्या कहता है? जिस समास का पहला पद अथा और या न अनुप्रीति से जुड़ा हो वे सदैव अविभाज्य समास होते हैं। जैसे प्रतिदिन, देखिए प्रति जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये अथा, प्रीति, अनु अर्थात उपसर्ग से। जब किसी नदी, पहाड़ के पहले संख्यावाची विशेषण आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? अविभाज्य समास हो जाएगा। किसके पहले? नदी और पहाड़ के पहले बता रहा है। तो यह पॉइंट आप नोट कर लेंगे। जैसे पंच हिमालय, पंच हिमालय ये अविभाज्य समास है, पर वहाँ पे ऑप्शन में देखना अविभाज्य समास नहीं दिया होगा और द्विगु समास दे देगा, तो आप द्विगु समास ही लगाएंगे। तो ऑप्शन को देखते हुए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेकेंड है साफ साफ, घर घर, हाथों हाथ, ठीक, कानों कान। ये भी अविभाज्य समास के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे आमरण, बाकायदा, बेशक, निरोग, ठीक है। अब सेकेंड है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अर्थात जिस समास में हाइफन साइन, योजक चिन्ह लगा रहेगा, वे शब्द क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। 1 से 9 तक पूर्ण संख्या को छोड़कर अपूर्ण संख्याएं भी द्वंद्व समास होते हैं। अर्थात 1 से 9 तक, 1 से 9 तक छोड़ करके जैसे 10 हो जाएगा, अपूर्ण संख्याएं भी क्या था? द्वंद्व समास कहलाते हैं। 45, 46, 35, 33, 34, ये सब। दाल, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। द्वंद्व समास के भेद: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के बारे में थोड़ा सा समझिए। और या तथा यहाँ पे लगा रहेगा। जैसे अन्न, जल, इसे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो तोड़ेंगे तो अन्न और जल मिलेगा।
कंदमूल, इसे तोड़िए, कंद और फल। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। और यह तथा मिल रहा है यहाँ पे 25, 5 और 20, ठीक है। समाहार द्वंद्व सेकेंड है। भला बुरा, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, भला और बुरा आदि। हाथ पांव, हाथ यार पांव आदि। काम काज, काम और काज, ये सब समाहार द्वंद्व के एग्जाम्पल है। थर्ड है विकल्प द्वंद्व। तो यहाँ पे देखेंगे घट बढ़, तोड़ेंगे तो होगा क्या, घट या बढ़। 1000, 500, 500 से 1000 तक। यश अपयश, यश या अपयश, ये विकल्प द्वंद्व के एग्जाम्पल हैं। 4 है दिग्गु समास। जिस पद में संख्यावाची 1, 2, 3, 5 आदि का पता चले उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे चौमासा, 4 मासों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। त्रिवेणी, पंचवटी, 5, ठीक है। ये सब क्या हो गया, दिग्गु समास के एग्जाम्पल हो गया। 4 है कर्मधारक समास। जिस समास का एक पद दूसरे पद का विशेषता बताए, ठीक है, एक पद दूसरे पद का विशेषता बताए, वे कर्मधारक समास कहते हैं। ट्रिक है, विग्रह करने पर क्या मिलेगा, जो मिलेगा, रूपी मिलेगा, शब्द का प्रयोग होता है, वे कर्मधारक समास कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नील जोड़, नीला आकाश, नीला है जो आकाश, देखिए यहाँ जो से जुड़ गया है। नील गाय, नील नीला है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा। चरण कमल, चरण रूपी कमल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, तो ये कर्मधारक समास के बारे में। और मैंने पहले भी बताया था, कर्मधारक पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था, उस पर मैं फिर से पुनः ले चलता। कर्मधारक में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब तत्पुरुष समास से निकल करके आए। तो उत्तर पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ पूरे विस्तार से, इसलिए आप सभी लोग चिंता नहीं कीजिएगा। 5 है बहुवीर्य समास। जिस समास में न तो कोई पद प्रधान होता है और न दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात न इधर से होता है न इधर से, सेम होता है, ठीक है, बराबर होता है, इसमें कोई प्रधान नहीं होता है। बहुवीर्य घर में क्या होता है, इसके घर में कोई मालिक नहीं होता है, सब अपने अपने जगह पर बराबर हैं। तो ये बहुवीर्य समास के एग्जाम्पल। विग्रह करने वाला जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र वाला जिसका। गिरिधर, गिरि का धारण करने वाला। दशानन, 10 आनंद जिसके, वह। दिगंबर, दिख ही है अंबर जिसका। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसके। तो ये हो गया बहुवीर्य समास का एग्जाम्पल। 6 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है प्यारे दोस्तों, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से, क्या, का, के, की, को से, कारक चिन्ह, अर्थात कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। इन चिन्हों से केवल एक छोड़ करके से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। जैसे गगन को चूमने वाला, को देखिए यहाँ पे लिख दिया है, राजपूत, राजा का पुत्र। इस तरह से आपको पूरे विस्तार से समझता। राजधानी, राजा की रानी। रोगग्रस्त, रोग सा ग्रस्त। इसी के बाद इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे और भी तत्पुरुष समास आते हैं, जैसे नयन तत्पुरुष। जिस समास में न तो, ठीक है, न के अर्थों में या अथवा यन का प्रयोग हो, वह नयन तत्पुरुष कहलाता है। अनदेखा, न देखा। अनसुना, न सुना। अनहित, न सुना हो, ये नयन तत्पुरुष के एग्जाम्पल। तत्पुरुष समास के भेद, जैसे कर्मधारक, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद क्या है, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदाय तत्पुरुष। ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष के 3 भेद होते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष, जिसमें अर्थात कर्म तत्पुरुष में कैसे पहचानेंगे, कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ कर्म ये हो गया, मनोहर, मन को हरने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। ठीक उसी प्रकार करण तत्पुरुष में करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा से। जैसे मन चाहा, मन से चाहा। जलावृत्ति, जल से वृत्ति करने वाला, तो से। संप्रदाय तत्पुरुष, जैसे रसोई घर, रसोई के घर। मार्ग, व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अपदान, कमचोर, काम से जी चुराने वाला। काम्रागत, क्रम से आगत, ये अपदान करक। संबंध, गंगा का जल। दीनानंद, दिनों के नाथ, ये संबंध। अधिकरण,
नगर में वास करने वाला। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास करने वाला। इस तरह से हमने टोटल, ठीक है, बता दिया हूं। थोड़ा सा कर्ता ने कर्म को करण से, ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, विभक्ति, ठीक है, इसी का खेला है तत्पुरुष समास में। ये विभक्तियों के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने बताया हूँ अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।